तो आज का खुला सत्र थोड़े विचित्र समय पर हो रहा है, रात के 2:15 बजे। मैं तो सब समाप्त करके सोने ही चला गया था। फिर 1, 2, 3 संदेश आने लगे कि आचार्य जी, बहुत लोग आज के एक मुद्दे पर सवाल पूछ रहे हैं, कुछ बोलिए। तो मैंने मुद्दा देखा, फिर उठ करके आ गया हूँ बोलने। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि कुछ दिनों पहले गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया है जिसमें कहा है कि अगर विवाहिता स्त्री सिंदूर, चूड़ियाँ, मंगलसूत्र वगैरह धारण नहीं कर रही तो ये पर्याप्त कारण है कि इसके आधार पर पति की तलाक की अर्जी स्वीकार कर ली जाए। और न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में क्रूएल्टी शब्द का कहीं पर प्रयोग कर दिया है। कहा है कि अगर स्त्री ऐसा कर रही है तो ये पति के प्रति क्रूरता है। तो उसके बाद से दो पक्ष हैं, उनमें घमासान मचा हुआ है। एक पक्ष वो है जो कह रहा है कि हाँ, बिल्कुल आवश्यक है कि विवाहिता इन सब प्रतीकों को निश्चित रूप से धारण करे। और दूसरा पक्ष, जिसमें अधिकांश स्त्रियां ही हैं, वो अपनी तस्वीरें डाल रही हैं सोशल मीडिया पर जिसमें उन्होंने चूड़ी, सिंदूर वगैरह कुछ नहीं पहन रखा है और कह रही हैं कि कोई ज़रूरत ही नहीं है। और न्यायालय पर भी मौखिक रूप से सोशल मीडिया में काफ़ी आक्रमण किया जा रहा है। अभी 1-2 पोस्ट्स तो मैंने ऐसी देखी जहाँ पर स्त्रियां हैं, वो कह रही हैं कि हमने तो विवाह भी बस संविधान पर हाथ रख कर करा था, हमें कोई धार्मिक प्रतीक चाहिए ही नहीं है, हमारे लिए संविधान ही काफ़ी है। तो ये मुद्दा है जिस पर मुझसे कहा गया है कि आज बोलूं इस समय पर। तो अभी बैठा हूँ आपके सामने, इस पर बोलना है तो मुझे बचपन की घटना याद आ रही है। वो घटना भी नहीं थी, वो घटनाओं की श्रृंखला थी। तो 7वीं 8वीं की बात है और मेरी कक्षा में एक लड़की हुआ करती थी। ठीक से याद नहीं, पर प्राची शायद उसका नाम था। तो प्राची की जितनी कॉपियाँ किताबें थीं उन पर पहले एक भूरा कवर चढ़ा रहे। उस भूरे कवर पर फिर वो अपने नीमचिट, छोटी सी एक नाम पट्टिका लगाती थी और फिर उसके ऊपर वो पॉलीथीन की जिल्द चढ़ाती थी कि जो उसने भूरी जिल्द चढ़ाई है उस पर भी कभी पानी या तेल वगैरह का स्पर्श ना हो जाए। तो ऐसे करके वो बड़ा ख्याल रखती थी। इतना ही नहीं, वो जब कोई नया पाठ शुरू करती थी तो ऊपर बड़ी सुंदर
हस्तलिपि में एक कोटेशन लिखा करती थी और उसकी हैंडराइटिंग तो ऐसी थी जैसे कागज़ पर किसी ने हीरे मोती जड़ दिए हों। तो एक दफ़े उसकी कॉपी मेरे हाथ में थी और इंटरवल जो खाना खाने के लिए ब्रेक मिलता है बच्चों को, उसके ठीक बाद का समय था। उस दिन मेरे टिफ़िन में कुछ पूड़ियाँ वगैरह रही होंगी तो मैंने खाया था। तो थोड़ा सा अचार मेरी टेबल पर गिरा हुआ था। तो उसी समय पे मैंने प्राची से उसकी कॉपी ली। मैंने कहा दिखाना, कोई चीज़ देख नहीं रही होगी। तो कॉपी ली, उस पर रखी, तो जो अचार का तेल था वो थोड़ा सा उसके पॉलिथीन पर लग गया। अब प्राची लाल पीली लगी चिल्लाने, कह रही है तुमने ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। मैंने पूछ भी दिया, इनका पॉलिथीन है, पूछ जाएगा नहीं, कर कैसे दिया तुमने। तो मैंने माफ़ी मांग ली। मैंने कहा बात तो सही है, कॉपियाँ मेरी भी साफ़ सुथरी रहती थी, थोड़ी तो सफाई का मोल समझता था। मैंने माफ़ी मांग ली। तो प्राची अपना पाँव पटकती थोड़ा पीछे हो गई। उसके बाद मैंने अंदर खोला कि जो चैप्टर मुझे इससे देखना है या जो सवाल रहा होगा देखने वाला, ठीक से याद नहीं, वो देख लूँ। पर इतना याद है कि अंदर खोला तो सन्नाटा, अंदर कुछ है ही नहीं। जिस सवाल का जवाब लिखना था वहाँ मामला सफाचट, अंदर कुछ नहीं है। लेकिन उस चैप्टर में भी जहाँ सवाल लिखने थे वहाँ प्राची ने ऊपर एक बड़ी सुंदर कोटेशन लिख रखी थी। आहा हा, वही हीरे मोती जवाहरात कागज़ पर जड़े हुए थे। तो अब मैं उसका अंदर का चैप्टर देख रहा हूँ और बाहर का कवर देख रहा हूँ और फिर अपनी शक्ल देख रहा हूँ और उसकी शक्ल देख रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये है क्या। यह भी मुझे पूरे 5 मिनट तक खूब खरी खोटी सुनाकर गई है इस कॉपी को लेकर के, जिस कॉपी के भीतर कुछ है ही नहीं। मुद्दा ये होना चाहिए था कि ये मुझसे पूछती कि प्रशांत, जिस सबमिशन के लिए तुम मेरी कॉपी देख रहे हो वो सबमिशन तुम्हें ही नहीं करना है, मुझे भी करना है। और मैं पढ़ने में थोड़ा अच्छा था। अगर 10 सवाल सबमिट करने थे तो उसमें से 8-9 तो मैं कर ही चुका हूँगा। मैं तो 10वां देखने के लिए उसकी कॉपी ली थी, उसने एक भी नहीं कर रखा था। उसने मुझसे ये नहीं बात करी कि जो सवाल है असली उनका क्या जवाब होगा, और उसके पास 10 में से किसी सवाल का कोई जवाब था नहीं। वो मुझसे इस बात पर बहस कर रही थी कि कॉपी के ऊपर ज़रा सा तेल लग कैसे गया, और तुमने तेल पोंछ भी दिया है तो वो पॉलिथीन में उसकी ज़रा सी गंध बाकी रह जाएगी। चलो, बड़ी हैरत हुई मुझे। मैंने उसकी कॉपी उसको धन्यवाद के साथ लौटा दी। वाकया नंबर 2, पता नहीं इन दोनों वाक्यों में जो साझा सूत्र है वो आप पकड़ पाएंगे या नहीं। अब मैं MBA कर चुका था। IIM से निकलने के बाद ये मेरा दूसरा तीसरा साल रहा होगा। तो इंजन बनाने वाली भारत की एक बड़ी कंपनी में मेरा एक कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट था, ठीक है। तो वहाँ पर एक विभाग था जो इंजन बनाता था, और फिर एक दूसरा विभाग था जो सप्लाई के लिए उन इंजन्स को अपने पास ले लेता था। अब इंजन बनाने की प्रक्रिया में
जब मैं ऑडिट कर रहा हूँ तो मैंने पाया कि कई तरीके की कमियां हैं, भूल हो रही हैं। जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है, आदर्श प्रक्रिया, उसका पालन नहीं हो रहा है निर्माण में। मैन्युफैक्चरिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस से कई जगह पर डिविएशन पाया। फिर एक दिन मैं देखता हूँ कि जो मैन्युफैक्चरिंग का इंचार्ज है लाइन का, उसके कस्टमर से बहस हो रही है। लाइन से जो इंजन निकल रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं आगे, पैकेजिंग में, सप्लाई में, कि वहाँ से उनको अलग अलग जगह पर भेजा जाना है। अब इन दोनों विभागों के अध्यक्षों में बहस चल रही है। बहस ये चल रही है कि इंजन पर किसी तरह का निशान नहीं होना चाहिए, लेकिन जो लाइन के कर्मचारी हैं वो इंजन पर कभी ओके लिख दे रहे थे, कभी टेस्टेड लिख दे रहे थे, कभी सही का निशान बना दे रहे थे, कभी गलत का निशान बना दे रहे थे। ठीक है, ये सब कर दे रहे थे। अब वो उस विभाग का जो इंचार्ज है, अध्यक्ष है, वो बहस कर रहा है, कह रहा है ये निशान क्यों बने हुए हैं। ये कह रहा है कि मैं कितनी बार लोगों को बोल चुका हूँ, पर ये लोग अपना कर देते हैं। दूसरा, लोहे पर निशान बना दिया तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाता है, इंजन के अंदर क्या है वो चीज़ तो नहीं बदल जाएगी। और मुझे पता था कि इंजन के अंदर खोट है, और मुझे पता था कि इन दोनों में से कोई भी इंजन के भीतर की खोट की चर्चा भी नहीं कर रहा है। ये चर्चा ये कर रहे हैं कि इंजन पर ओके टेस्टेड क्लियर्ड क्यों लिख दिया या क्यों नहीं लिख दिया। इंजन की जो बॉडी है उस पर लिख दिया किसी ने ओके, किसी ने लिख दिया टेस्टेड, किसी ने लिख दिया क्लियर्ड। इस बात पर बहस चल रही है और मैं वहाँ खड़ा हुआ हूँ एक स्पेशलिस्ट की तरह। मुझे अंदर का हाल पता है, मुझे पता है कि इस इंजन की बॉडी पर क्या लिखा हुआ है। ये बात तो छोड़ो, इस इंजन में तो अंदर ही अंदर बहुत सारे दोष हैं, लेकिन तुम दोनों में से कोई भी उसकी बात नहीं कर रहा है। तो प्राची भी याद आ गई और शॉप फ्लोर का अपना अनुभव भी मुझे याद आ गया आज रात, जब मैं ये तमाशेबाजी देखता हूँ कि चूड़ी पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे, सिंदूर लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। ये मुद्दा ही मूर्खतापूर्ण है ना। दो लोग एक दूसरे के साथ इसलिए थोड़ी रहने आते हैं कि उन दोनों में से कोई एक या दोनों साथ रहने की निशानियां पहन करके घूमना शुरू कर देंगे। तुम्हें भला लगता है पहन लो कोई निशानी, तुम्हें भला नहीं लगता नहीं पहन लो कोई निशानी। बात निशानी पहनने या ना पहनने की है ही नहीं, मूल मुद्दा ये है ही नहीं। मूल मुद्दा ये है कि तुम दोनों साथ हो ही क्यों। मूल मुद्दा ये है कि तुम जानते भी हो कि प्रकृति क्या होती है, पुरुष क्या होता है, स्त्री क्या होती है, प्रेम क्या होता है। तुम ये जानते नहीं, और ये जानने की तुम्हारी कोई इच्छा भी नहीं है। और तुम्हारी इच्छा नहीं है, ये इसी से प्रदर्शित हो जाता है कि तुम बिल्कुल गलत बहस में उलझे हुए हो। तुम ऐसी व्यर्थ की बहस में उलझे हुए हो जो व्यर्थ की नहीं है, जो कि बहुत सोचा समझा आंतरिक षड्यंत्र है। तुम ये सब बातें इसलिए कर रहे हो ताकि असली बात तुम्हें करनी ना पड़े। और ये बातें करनी आसान है क्योंकि ये बातें बाहरी हैं। एक देवी जी मंगलसूत्र और सिंदूर के साथ अपनी फोटो डालकर कह रही हैं कि मुझे देखो, मैं ये सब पहनती हूं। मंगलसूत्र की या कंगन की मौजूदगी क्या प्रेम की मौजूदगी का प्रमाण है? नहीं। पर मंगलसूत्र दिखाई देता है, चूड़ियां दिखाई देती हैं, उनका प्रदर्शन आसान है, वो स्थूल हैं।
तो इसीलिए उनकी हम बात कर लेते हैं, ताकि जो सूक्ष्म चीज भीतर गैर मौजूद है, अनुपस्थित है, उसकी हमें बात ना करनी पड़े। इसी तरीके से दूसरी देवी जी अपना चेहरा और अपनी कलाइयां दिखा रही हैं कि देखो मैंने मांग में भी कुछ नहीं भर रखा, मैंने कलाइयों में चूड़ियां भी नहीं पहन रखी, और इससे पता चलता है कि मैं कितनी आज़ाद ख्याल हूं, और इससे पता चलता है कि हमारे रिश्ते को इन सब संकेतों प्रतीकों की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने ये तो दिखा दिया कि तुम्हारी कलाइयों पर चूड़ियां नहीं हैं या तुम्हारी मांग में सिंदूर नहीं है, और ये दिखाना आसान है क्योंकि ये बात शारीरिक है, बाहरी है, आंखों की पकड़ में आ जाएगी। पर क्या तुमने ये भी दिखा दिया कि तुम्हारे मन में द्वेष नहीं है, हिंसा नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, अज्ञान और अंधकार नहीं है? ये तो तुमने नहीं दिखा दिया ना। कलाई पर चूड़ियां नहीं है, ये दिखाना आसान है, कलाई की फोटो ले लो। अब ये भी तो दिखा दो कि तुम्हारे दिमाग में हिंसा और परायापन और मूर्खता नहीं है, वो तुम दिखाओगे नहीं, उसकी फोटो ली नहीं जा सकती, इसीलिए मजे आ गए। जो असली चीज है वो भीतर की है, उसकी बात करो ही मत, सब बाहरी बाहरी चीजों की बात कर लो। और भीतर की असली चीज की बात नहीं कर रहे तो तुम्हें कोई दोष भी नहीं देगा, क्योंकि वो भीतर की असली चीज, जैसा हमने कहा, दिखाई नहीं देती। न तो कोई ये सिद्ध कर सकता है कि मेरे पास प्रेम है, ना कोई ये सिद्ध कर सकता है कोई फोटो दिखा करके कि मेरे पास प्रेम नहीं है। बाहरी चीजें हैं जो फोटो इत्यादि सिद्ध हो जाती हैं, उस पर खूब हल्ला मचाओ, खूब बवाल उठाओ, यही मुद्दा बना दो कि चूड़ी पहननी है कि नहीं पहननी है। मैं चूड़ी पहनने न पहनने पर कोई पक्ष लेना ही नहीं चाहता। जिन लोगों ने आज सवाल भेजे हैं अपने, वो लोग शायद चाह रहे हैं कि मैं कोई पक्ष लूं कि ये सब प्रतीक धारण करने चाहिए या नहीं धारण करने चाहिए। मैं इस पर कोई पक्ष नहीं लेना चाहता। प्राची की कॉपी का कवर कैसा होगा, मैं क्या बोलूं? कवर बाद की बात है, पहले तो मैं ये देखूंगा ना कि प्राची के कॉपी के दिल में क्या है। जब इंजन डिलीवर हो रहा है तो उस पर थोड़ी धूल पड़ गई है कि नहीं पड़ गई है, या किसी ने उस पर कुछ लिख दिया या नहीं लिख दिया, या कोई स्टिकर चिपका दिया या नहीं चिपका दिया है, ये मेरे लिए बड़े मुद्दे की बात ही नहीं है। मैं इस मुद्दे पर अगर आऊंगा भी तो ये देखने के बाद कि इंजन में जान कितनी है, इंजन का निर्माण कैसे हुआ है, सही चलेगा इंजन, लंबा चलेगा कि नहीं, उन मुद्दों की हम चर्चा ही नहीं करना चाहते। उन मुद्दों की हम चर्चा इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि एक व्यक्ति से आपका संबंध बस एक इकलौता अलग पृथक संबंध नहीं होता। आपका आपके पति या आपकी पत्नी से जो संबंध है वो आपके जीवन की पूरी कहानी होता है। अगर आपने गहराई से और गंभीरता से इस प्रश्न पर विचार कर लिया कि वाकई आपका संबंध कैसा है अपने पति पत्नी के साथ, तो आपके जीवन की आधारशिला हट जाएगी। आपने ये जो अपना जिंदगी का घर या महल खड़ा कर रखा है वो पूरा गिर जाएगा, क्योंकि रिश्ता बनाने वाले तो आप ही हैं ना। मैं है जो रिश्ता बनाता है, चाहे किसी आदमी से, चाहे किसी औरत से, चाहे किसी जानवर से, चाहे किसी पेड़ से, चाहे किसी कुर्सी से, और चाहे किसी मोबाइल फोन से। मेरा ही तो रिश्ता होता है ना, यही तो कहते हैं ना, मेरी कुर्सी मेरी पत्नी, दोनों में साझी बात क्या है? मेरी है, मेरी है। इस मेरी में भी कौन बैठा हुआ है केंद्र पर? मैं। तो उस रिश्ते की बात करना हमें बहुत अखरता है, बिल्कुल डर जाते हैं। उस मुद्दे को हम बिल्कुल दबाए रखना चाहते हैं, क्योंकि एक मुद्दे को अगर हमने परत दर परत उघाड़ दिया
तो जीवन में हमने जिन जिन चीज़ों को जगह दे रखी है, जिन जिन चीज़ों से रिश्ता बना रखा है, हमें उन सबको उघाड़ना पड़ेगा और वहाँ पता चलेगा कि मामला तो गड़बड़ है। एक आदमी है जिसको जिंदगी भर पता ही नहीं चला कि वो कौन है, उसकी ज़रूरतें क्या हैं, उसे चाहिए क्या। अपने मन को लेकर के वो पूरी तरह अंधेरे में जिया है। बात समझ में आ रही है? 6वीं में 8वीं में था, उसको ये नहीं पता था संगति किन दोस्तों की करनी है, उसे दोस्तों का चुनाव करना नहीं आया। माँ बाप ने चांटे मारे, बोले लड़का बुरी संगत में फंस गया है, इतनी कम उम्र का है और छोटी छोटी चीजें इसने चुरानी शुरू कर दी, और 8वीं 9वीं में आया है और इसके चचा ने इसको उधर सिगरेट पीते पकड़ा है। इसको ये पता ही नहीं चला कि संगति कैसे चुनी जाती है। बात समझ में आ रही है? ये 10वीं से 11वीं में आया, इसे पता नहीं चला कि 11वीं में अब विषय कैसे चुने जाते हैं, क्योंकि चुनने वाला कौन है इसकी इसको कोई शिक्षा ही नहीं दी गई कभी। हमारी शिक्षा में खुद को जानने के लिए, आत्मज्ञान, सेल्फ अवेयरनेस के लिए कोई स्थान है नहीं। अब ये साहब 11वीं में आए, इनको नहीं पता कि विषय कैसे चुनने हैं। गणित में मामला बहुत हल्का था, लेकिन देखा कि इधर उधर सब इंजीनियर ही बने जा रहे हैं। उधर वाले बब्बन भैया की इन्फोसिस में लगी है। ताजा खबर यह है कि बब्बन भैया की अभी तक लगी ही हुई है इन्फोसिस में। तो ये बोले हम भी गणित ही लेंगे, और जैसे ये वैसे इनके आसपास वाले उन्होंने भी कहा बेटा तू भी ले ले, तेरी भी लगेगी। इन्हें विषय चुनना नहीं आया। और हम भारतीय संदर्भ में जानते हैं कि अगर तुमने पढ़ाई का विषय 11वीं में गलत चुन लिया तो बात कितनी दूर तक जाती है। सुधार किया जा सकता है पर सुधार आसान नहीं होता, फिर कीमत देनी पड़ती है। 12वीं में बड़ी मुश्किल से पास हुए, 10वीं में तो कुछ कर कुरा करके आ गए थे 86%, 11वीं में सीधे 46 हुए थे, हाथ पांव फूल गए। 12वीं में कुछ करके 70 नंबर आ गए इनके। अब इन्हें ये समझ में नहीं आया कि ये जो मैंने कर लिया है मेरे लिए ठीक नहीं है। तो अब इन्होंने अपने लिए एक और चुनाव किया कॉलेज का, और वहां घूस, डोनेशन, जो भी उसको बोला जाता है, दे करके इनको किसी तरीके से इंजीनियरिंग कराई गई। उसके बाद 4 साल बीटेक में क्या करना है इनको ये भी समझ नहीं आया कि यहां क्या चुने क्या ना चुने। ऑप्शनल कोर्सेज कौन से चुनने हैं इन्हें समझ में नहीं आए। दिन में कौन कौन सी गतिविधियां, क्रियाएं चुननी है इन्हें समझ में नहीं आया। हॉस्टल में पूरी आजादी थी, पिक्चर देखो, कुछ भी करो, अपना समय कैसे बिताना है इन्हें समझ में नहीं आया। कॉलेज का बहुत बड़ा डेटाबेस था मूवीज का, हजारों, उसमें से कौन कौन सी चुननी है देखने के लिए इन्हें कभी समझ में नहीं आया। ये बस वही देखते रहे जिसमें अश्लीलता, नंगापन, उत्तेजना, इन्हें कभी कुछ चुनना नहीं आया। उसके बाद चौथे साल में जब प्लेसमेंट की बारी आई तो उन्हें यह नहीं पता था कि कंपनी कैसे चुननी है। एक तो इंटरव्यू में गए देने, तो वहां पे वो बोल रहे हैं तुम्हें शर्ट पहननी नहीं आई। भाई के मुंह से निकल गया ये तो कल रात को ही मैंने चुन के खरीदी है। ऐसी चुन के खरीदी कि उस शर्ट के कारण ही रिजेक्ट हो गए। इन्हें जिंदगी में कभी कुछ चुनना नहीं आया। हाँ, अपनी ओर से जो चुनाव ये करते थे उसको लेके बड़े विश्वासी रहते थे कि मैंने तो सही चुना है, क्योंकि ये जो चुनाव कर रहे थे
वैसा ही चुनाव इनके इर्द गिर्द के सारे लोग करते थे। इन्हें अगर गांजा फूकना है तो इन्हें क्यों लगेगा कि ये गलत है, जब इनके आसपास के सब लोग गांजा फूक रहे हैं। इनकी नौकरी नहीं लगी तो कुछ बड़ी बात हो नहीं गई, क्योंकि इनके पूरे बैच में 99% लोगों की नौकरी नहीं लगी। तो अगर ये कह रहे हैं कि मैं सही हूं, तो चारों तरफ से एक गूंज उठती थी, हां तुम सही हो, क्योंकि 100 में से 99 लोग तो इन्हीं के जैसे थे। बात समझ में आ रही है? फिर ये बाहर निकले, कुछ जोड़ तोड़ करके इधर उधर भागे, बेंगलोर गए, 2-4 साल बहुत चप्पल घिसी और कुछ कर कुरा करके कहीं इनकी नौकरी लग गई। तुम्हें क्या लग रहा है, इन्हें चुनना आया है कहां नौकरी करनी है कहां नहीं करनी है? और नौकरी लगने के बाद फिर 2 साल ऐसे ही जिंदगी लाल लाल करते हुए इन्होंने अपने लिए एक दुल्हनिया चुन ली। अब एक बात बताओ, जिस आदमी की जिंदगी की ये कहानी रही हो, जिसे आज तक जिंदगी में ना अपना पता है, ना अपनी जरूरतों का, ना अपनी दिशा का पता है, ना अपने निर्णयों का पता है, वो आदमी अगर अपने लिए एक पति या पत्नी का चुनाव कर भी रहा है तो चुनाव कैसा होगा? क्या फर्क पड़ता है अब कि तुम्हारी पत्नी सिंदूर लगाती है कि नहीं लगाती? क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारी पत्नी मंगलसूत्र और चूड़ियां पहनती है कि नहीं पहनती? बताओ ना मुझे। 1000 में से 999 लोग ना खुद को जानते हैं, ना अपने रिश्तों को जानते हैं, ना उन्हें यही पता है कि वो किसी व्यक्ति की उम्र भर के लिए संगत कर क्यों रहे हैं। अब मुद्दा क्या होना चाहिए? यह पूछना कि बता तूने शादी वाली अंगूठी अपनी तीसरी उंगली में पहनी कि नहीं पहनी? या यह मुद्दा होना चाहिए कि यहां बैठ सामने आ बहन, हम दोनों साथ क्यों हैं? बात तो यह है कि हम दोनों एक दूसरे से सर्वथा अनजाने हैं। हम दोनों एक छत के नीचे रहते क्यों हैं? हम दोनों एक बिस्तर पर सोते क्यों हैं? बता ना। और मेरा अतीत गवाह है, मेरा वर्तमान गवाह है। और आगे के लिए जो मैंने योजनाएं आशाएं बनाई हैं वो भी गवाह हैं कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। दिन भर जिंदगी जो मुझे ठोकरें देती है, वो ठोकरें, उन ठोकरों से मिले घाव गवाह हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, ना स्वयं के बारे में ना जीवन के बारे में। जब मैं कुछ नहीं जानता तो मैं यही कैसे जानता हूं कि मुझे किसी के साथ रहना चाहिए भी कि नहीं, और यदि किसी के साथ रहना है तो किसके साथ रहना है? बताओ मुझे कैसे पता? लेकिन इन मुद्दों पर हम विचार नहीं करेंगे। हमारे लिए यह बहुत बड़ा मुद्दा है कि मैं सिंदूर पहनूंगी कि नहीं पहनूंगी। अरे तुम पहनो चाहे ना पहनो, क्या फर्क पड़ता है? प्राणहीन जीवन है। मुर्दे को तुम नाक में नथनी पहना भी दो तो क्या वो जिंदा हो जाएगा? और जीवन 100 दफे कह चुका हूं कि इसी का नाम नहीं होता कि चल फिर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सांस ले रहे हो। जीवन चीज कुछ और है। वो जीवन अगर तुम्हारे पास है नहीं तो क्या फर्क पड़ता है कि तुमने आंख में काजल किया कि नहीं किया? आंख में ज्योति तो है नहीं। जीवन प्राणहीन है। क्या फर्क पड़ता है कि तुमने बाल रंगे कि नहीं रंगे? लेकिन इन्हीं मुद्दों की बात करनी है जो मुद्दे मूर्खता के हैं। प्राची लड़ रही है मुझसे कि किताब की जिल्द पर तेल क्यों लग गया जरा सा। किताब के भीतर मामला सफाचट है। किताब के भीतर क्या है, दिल के भीतर क्या है, उसकी बात नहीं करोगे, क्योंकि दिल किसका है तुम्हें यही नहीं पता भाई। अभी तो मैं ही पैदा नहीं हुआ, मैं का दिल तो बहुत दूर की चीज। वो तो चलो अंधेरे में है ही, जिनको लग रहा है कि अगर हमने सिंदूर वगैरह पहन लिया तो इससे गृहस्थी में बल आ जाता है। उनसे ज्यादा वो अंधेरे में है जो सोच रहे हैं कि हम सिंदूर नहीं लगाती हैं, हम चूड़ियां नहीं पहनते, अंगूठी नहीं पहनते,
इस कारण हम लिबरल हो गए, हम आजाद हो गए, हम बहुत आधुनिक और बहुत मुक्त हो गए। ये महामूर्ख हैं। अरे तुम मुक्ति का मतलब जानती हो? मुक्ति इतनी सस्ती होती कि बालों में सिंदूर लगाए उसको धो दिया तो मुक्ति मिल गई, तो फिर तो दुनिया के 800 करोड़ में से 900 करोड़ लोग मुक्त हो गए होते। इतनी सस्ती होती है क्या मुक्ति कि तुम चूड़ियां उतार दोगी तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी? और इतनी कमजोर होती है क्या मुक्ति कि तुम चूड़ियां पहन लोगी तो मुक्ति छिन जाएगी? पर बहुत सारी स्त्रियां इसी गुमान में घूम रही हैं। यह हमारी शिक्षा व्यवस्था की भूल है। यह खोखला लिबरल प्रोपेगेंडा है जिसमें बताया जा रहा है कि तुम अगर प्रतीकों का त्याग कर दो तो तुमने गुलामी भी त्याग दी। कुछ प्रतीकों को कह दिया गया है कि साहब ये गुलामी के प्रतीक हैं, और कहा गया है कि देखो गुलामी आती ही इन्हीं प्रतीकों से है। पहले तो आपके सामने एक समीकरण रखा गया है। समीकरण क्या है? कि गुलामी बराबर ये जो कुछ प्रतीक हैं, और वो प्रतीक आमतौर पर धार्मिक ही होते हैं जिन्हें चुना जाता है वार करने के लिए। तो कोई धार्मिक प्रतीक उठा लो या सांस्कृतिक प्रतीक और कह दो कि ये जो प्रतीक है ना यही गुलामी है आपकी, तो आपको अगर गुलामी छोड़नी है तो इस प्रतीक को छोड़ दो। आप बहुत खुश हो जाते हो, आप कहते हो अरे वाह ये तो आजादी बड़े सस्ते में मिल गई, बस इस प्रतीक का त्याग ही तो करना है। गुलामी के क्या प्रतीक है? अगर तुमने पूरे कपड़े पहन रखे हैं तो तुम गुलाम हो, तो चलो जल्दी से कुर्ता उतार दो, कुर्ते की जगह कुछ ऐसा पहन लो जो कुर्ते के 10% कपड़े में बन जाता हो। साड़ी ये तो महागुलामी की प्रतीक है। एक साड़ी से तो कम से कम 200 स्त्रियों के कपड़े बन सकते हैं। गुलाम औरत साड़ी पहनती है और एक गुलाम औरत की साड़ी से 200 आजाद औरतों के वस्त्र बन जाते हैं, और वो बड़ी खुश है 200 कि देखो आजादी मिल गई, आजादी मिल गई। पूछा गया कैसे? बोली वो सब जो ऋषियों ने और बुद्धों ने बात कही उसी का पालन किया। कहले किस बात का पालन किया? बोले उन्होंने बोला था जस्ट ड्रॉप इट। आचार्य जी आप भी तो बोलते हैं ना, लिबरेशन इज नॉट टू बी अटेन्ड, बॉन्डेज इज टू बी ड्रॉप्ड। सो व्हाट डिड यू ड्रॉप? वी ड्रॉप्ड ऑल आवर क्लोथ्स। एकदम चुआ दिए, पट्ट से गिरा दिए नीचे, जो कुछ पहन रखा था सब ड्रॉप कर दिया, और उससे हमको आजादी मिल गई। आजादी प्यारी चीज है, बहुत बढ़िया बात है कि आपको आजादी चाहिए, लेकिन महोदया आजादी इतनी नहीं सस्ती है ना कि आप कह दें कि मैं तो शादी संविधान पर हाथ रख के करती हूं। ये जो वेद हैं और उपनिषद हैं यही सब गुलामी के कारण है, और जितने धार्मिक ग्रंथ हैं, तो मेरी विवाह में तो किसी भी धार्मिक पुस्तक से मंत्रोच्चार नहीं होगा। ये सोच रही हैं कि आजादी मिल जाएगी ऐसे, और बड़ी प्रसन्नता छाई हुई है। जो लोग गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मजाक बना रहे हैं वो अपने आप को मोरली सुपीरियर भी मान रहे हैं। उनमें बड़ी भावना है नैतिक श्रेष्ठता की। वो कह रहे हैं देखो ये तो न्यायालय में ऐसे ही बैठे हुए हैं न्यायाधीश, इनको तो कुछ पता है नहीं। इस देश का कानून भी अब हमारे हिसाब से चलना चाहिए। तो अब ये लोग न्यायालयों पर भी दबाव बनाते हैं खूब। अगर न्यायालय ने कोई ऐसा निर्णय दिया है जो इनके संस्कारों से मेल खाता है तो ठीक है, पर अगर न्यायालय ने कोई ऐसी बात बोल दी जो इनकी
विचारधारा के विरुद्ध जाती है। और इनकी विचारधारा इनकी नहीं है, इनकी विचारधारा उस शिक्षा व्यवस्था की है जिसकी किताबें इन्होंने पढ़ ली हैं, उन कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की हैं जहां धर्म के विरुद्ध और अध्यात्म के विरुद्ध और हर उस चीज के विरुद्ध जो पुरानी है युवाओं के मन में जहर घोला जाता है। वहां से आती है इनकी विचारधारा। तो इनकी विचारधारा के खिलाफ अगर उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय ने भी कुछ बोल दिया तो ये शीर्ष न्यायाधीशों का भी मजाक बनाने से परहेज नहीं करते। अरे भाई, अगर आप भीतर से आजाद हो तो मैं बिल्कुल समर्थन करूंगा कि बाहर आप कुछ करो चाहे ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अक्का महादेवी को, लल्लेश्वरी को कोई मूर्ख ही होगा जो जाकर पूछेगा कि तुम धार्मिक चिन्ह धारण करती हो या नहीं करती हो। उनसे क्या पूछें, उनको तो असली चीज मिल गई। बात समझ में आ रही है? पर जिनको असली चीज मिली नहीं है, वो स्त्रियां अगर इस बात को लेकर के बहुत विजय उत्सव मना रही हैं कि देखो हमने तो कुछ चिन्ह अब त्याग दिए और ये हमारी बड़ी विजय है, तो ये कोई विजय नहीं है। मैं बहुत आदर के साथ निवेदन करके कह रहा हूं। बात समझिए ना, आप जिस व्यक्ति के साथ रह रहे हैं, रह रही हैं, उस व्यक्ति के साथ आपका नाता क्या है, ये बात आपको साफ साफ नहीं पता। उस व्यक्ति को लेकर आपके मन में असुरक्षा भी है, संदेह भी है। दिल पर हाथ रख के अपने आप से पूछिएगा, फोन का पासवर्ड मैं नहीं कह रहा हूं कि दे देना चाहिए फोन का पासवर्ड, पर दिल धक से हो जाता है, नहीं हो जाता है अगर अपना फोन किसी और के हाथ में देख लें तो। और भीतर ही भीतर इच्छा रहती है कि नहीं रहती है कि दूसरे का फोन हमें मिल जाए। और कई जोड़ों में तो ये समझौता देखा जाता है कि तेरा फोन मैं एक्सेस करूंगी और मेरा फोन तू करेगा, तभी हमारा रिश्ता चल सकता है भाई। कई दफे तो साझी ईमेल आईडी भी होती है कि तुझे क्या मेल आ रही है, मुझे क्या मेल आ रही है, वो एक ही आईडी में आए, तू मेरी देख ले, मैं तेरी देख लूं। यही तो प्यार कहलाता है ना। दोनों एक दूसरे पे जासूसी करेंगे। आहा, कितना प्यार है। अब इस प्यार में तुम सिंदूर पहनो कि नहीं पहनो, फर्क क्या पड़ता है? आपस में कोई रिश्ता ही नहीं है। सिंदूर तो यही दिखाता ना कि पत्नी हो, पत्नी तो है कहां, रिश्ता पहनो चाहे ना पहनो। किन आधारों पे हो रही हैं शादियां? प्रेम के आधारों पर हो रही हैं। मैं तो कहता हूं भली बात है। तुम चूड़ी पहनो तो ये चूड़ी का अपमान है, तुम सिंदूर लगाओ तो ये सिंदूर का अपमान है। जिन आधारों पर लोग अपने साथियों का चयन करते हैं, उन आधारों के बारे में थोड़ा ही सोचा होगा उन्होंने, जिन्होंने विवाह की संस्था बनाई थी। बीते दिनों में 2 वीडियो आए मेरे, उनका ताल्लुक युवाओं में सरकारी नौकरियों को लेकर के जो डर, जो जिद, जो आग्रह रहता है उससे था। और सैकड़ों की तादाद में संदेश आए हैं उसके बाद, जहां पर लड़के कह रहे हैं कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है,
लेकिन लड़की शादी ही नौकरी देख करके करती है। अगर सरकारी नौकरी नहीं हुई मेरे पास तो मुझे लड़की मिलेगी नहीं जन्म भर। उनकी बात से मैं सहमत बिल्कुल नहीं हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये लड़के जो इस तरह की बात कर रहे हैं ये सिर्फ अपने भीतर की कमजोरी को छुपाने के लिए ऐसे तर्क दे रहे हैं। लेकिन अगर उनकी बात में आंशिक सच्चाई भी है तो इससे क्या पता चलता है? आप लड़के का पद देखकर, ओहदा देख करके शादी कर रही हैं, उसके बाद आप कहें कि मैं बड़ी विवाहिता हूं, सुहागन हूं और मंगलसूत्र धारण करती हूं, क्या हो जाना है? ये जो करवा चौथ के नाम पर होता है उससे क्या हो जाना है? प्रेम नहीं तो कुछ नहीं। और प्रेम बहुत सस्ती चीज नहीं होता, और प्रेम ऐसी चीज नहीं होता कि आप कहें नहीं नहीं मुझे तो अपने पति से प्रेम है। आपका कार्बन फुटप्रिंट कितना है आपको पता नहीं। मांस खाने से, जानवर कटवाने से आपको परहेज नहीं। मैं भी देश में गरीबी के आंकड़ों के बारे में आपसे 2-4 सवाल करूं, आपको कुछ पता नहीं होगा। आप कैसे कह सकते हैं कि आपको एक व्यक्ति से भी प्रेम है? प्रेम ऐसी चीज नहीं होती कि टॉर्च जैसा है कि किसी एक व्यक्ति पर रोशनी मार दी। प्रेम बारिश जैसा होता है। बात समझ रहे हो? बरसेगा तो सब पर बरसेगा। हां, कोई खुद जाकर के कहीं छुप जाए तो अलग बात है। प्रेम सूरज जैसा होता है। सूरज उगेगा तो रोशनी सब पर पड़ेगी। ऐसे नहीं है कि किसी के मुंह पे टॉर्च मार दिया और कहा यही तो है मेरा लोलू। आपको दुनिया से कोई वास्ता नहीं। आपसे अभी पूछा जाए कि बताइए रोज जानवरों की कितनी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, आपको पता नहीं, और आप कह रही हैं कि आपको अपने पति से प्रेम है, या आपके पतिदेव कह रहे हैं कि उन्हें अपनी पत्नी से प्रेम है। दोनों झूठ बोल रहे हैं। दोनों में से कोई प्रेम नहीं जानता। स्वार्थ का रिश्ता है सीधा सीधा। फिर तो भला ही है कि इस स्वार्थ के रिश्ते का कोई प्रतीक धारण ही न किया जाए। मैंने कहा वो प्रतीक का अपमान होगा। लोलू लोली दोनों बैठे हुए हैं और ताजा कटा हुआ मेमना बीच में रखा हुआ है, और लोलू लोली दोनों एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम का इजहार कर रहे हैं। कह रहे हैं देख मैं तेरे लिए अपनी जान दे सकता हूं। लोली बोल रही है अरे तुम मरोगे सैया, उससे पहले तो मैं कहीं चली जाइया। और मेमना कह रहा है न तू मरने वाला है, न ये मरने वाली है, मैं मर चुका। तुम दोनों की नौटंकी है मरने की, कटा तो मैं हूं। शादी का ही उत्सव ऐसा करा था जिसमें न जाने कितना प्रदूषण फैला दिया, और प्रदूषण फैलाने को नहीं मिल रहा आजकल। कोरोना के कारण बंदिश लगी हुई है तो बड़े दिल टूट रहे हैं। कह रहे हैं सिर्फ 50 ही लोग आएंगे, क्या हमें वातावरण तबाह करने का मौका नहीं दोगे? प्लीज प्लीज प्लीज। सब नाले गंदे कर रहे हैं, सब हवा गंदी कर रहे हैं, सब पेड़ काट रहे हैं, सब पहाड़ों पर जाकर के पहाड़ों का बलात्कार कर रहे हैं। हम भी अपने विवाह में थोड़ा तो पहाड़ों की दुर्गति करेंगे ना, प्लीज प्लीज प्लीज। और फिर तुम कह रहे हो कि ये रिश्ता तुम्हारा प्रेम का है। कैसे प्रेम का है बताओ? इन्होंने विवाह में सिल्क की शेरवानी पहनी थी। उन्होंने विवाह में सिल्क की बहुत महंगी महंगी, हजारों ही नहीं लाखों की साड़ियां मंगवाई। सिल्क कहां से आता है जानते हो? कहां से आता है सिल्क? कहां से आता है? हाँ,
और तुम बोल रहे हो तुम्हें प्रेम है। सिर्फ तुम्हारी शादी के लिए तुमने हजारों कीड़े उबलते हुए पानी में डलवा के मारे ताकि तुम्हारी जो फोटो आए, और वो तुमने वो फोटो लेने वाला नमूना 2 लाख रुपए दे करके हायर कराए और वो कूद रहा है ऐसे। तो जब वो तुम पे लाइट मारेगा तो सिल्क रहेगा, तो लाइट ज्यादा पलट कर आएगी। आहा, क्या चमकता है सिल्क। और इस तरह की शादी के बाद तुम दोनों बोल रहे हो कि तुम में आपस में प्रेम है। सही में उस लड़के के पास नौकरी नहीं होती, तुम शादी कर लेती। इस लड़की के पास आकर्षक देह ना होती, सीधे बोलूं तो सेक्सी ना होती, तुम शादी कर लेते। अरे तुम तो जात पात भी देख के शादी करते हो, कुल गोत्र का भी मिलान करते हो। ये कौन सा प्रेम है जो पहले पूछता है कि आपकी जात क्या है? ये सब भी पिक्चरों में होता है कि वहां जाकर के पूछा जाता है कि टी और कॉफी, योर प्लेस और माय प्लेस। हिंदुस्तान में तो ऐसे पूछते हैं, जात बताएगी? फिर जैसे ही जात मिली नहीं कि वो पूछ रहे इधर से, गोत्र बता, गोत्र बता। और मैचिंग हो गया तो लगे फिर दोनों उछलने। अचानक से प्रेम बदबदा के फूट पड़ा। और मैचिंग नहीं हुआ तो फिर और ये प्रेम विवाह में होती हैं चीजें। अधिकांश प्रेम विवाह भी जात कुल गोत्र देखने के बाद होते हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब होता था, कैंपस में बहुत सारे जोड़े बनते थे, मैं देखता था ये जोड़े बन ही ऐसे रहे हैं कि इनमें कुल गोत्र वगैरह की कोई समस्या ही नहीं आने वाली है, तो सब पहले से ही मैचिंग है। फिर मैंने एक को पकड़ा, मैंने कहा कैसे किया? बोले पहले तो वो सब चेक किया ना, जब उधर पे सारे बॉक्स टिक हो रहे थे, जब सब मैचिंग था, तो फिर मैंने कहा ये लड़की सेक्सी है। पहले उधर मैचिंग किया जाता है। और फिर तुम बोल रहे हो कि तुम्हें प्रेम है एक दूसरे से। और तुम सोच रहे हो कि चूड़ी नहीं पहनोगे और ये सब नहीं करोगे तो बड़े आजाद ख्याल कहलाओगे। आजाद ख्याली क्या होती है, मुक्त विचारणा क्या होती है, इसका कुछ पता भी है तुमको? मुक्ति का कुछ पता हो उसके लिए पहले अपने बंधनों का एहसास होना चाहिए। पहले भीतर से बड़ी पीड़ा उठनी चाहिए कि मैं कितने बंधन में हूं। वो पीड़ा तुम्हें उठती नहीं। पीड़ा की जगह हा ही हु, जब देखो तब दांत दिखाते बत्तीसी चमकाते घूम रहे हैं। आहा, कितनी खुशी छाई हुई है। खुशी क्यों छाई हुई है? नया सोफा खरीद लिया। खुशी क्यों छाई हुई है? ताजा बकरा कटवाया है। खुशी क्यों छाई हुई है? कहीं 20 रुपए का फायदा हो गया। खुशी क्यों छाई हुई है? कल रात बिस्तर पर बहुत धूम धड़ाका मचा है। इन बातों पे तो तुम्हें खुशी छा जाती है। तुम्हारे जीवन में बंधनों की पीड़ा है कहां, बताओ मुझे। पीड़ा छोड़ दो, तुम्हारे जीवन में तो गंभीरता भी नहीं है। और जिसके जीवन में कोई पीड़ा नहीं, कोई गंभीरता नहीं, वो आजाद कैसे हो जाएगा भाई? तुम क्या सोच रहे हो? फिर पूछ रहा हूं कि चूड़ी सिंदूर त्यागने से तुम आजाद हो जाओगे? बंधन का पता नहीं, आजादी तुम्हें कैसे मिल जाएगी? जिस आदमी को यही नहीं पता कि वो किन किन तरीकों से और किन किन जगहों से बंधन में है, जिसको यही नहीं पता कि वो है कौन, वो आजाद कैसे हो जाएगा इतनी आसानी से? पर यही खेल चल रहा है। कोई ये बात नहीं करना चाहता कि हमारे बंधन कहां कहां पे हैं और हमारा मूल बंधन क्या है। बिना ये बात करे लोग आजादी के गुब्बारे उड़ा रहे हैं। मैं भी आजाद हूं, मैं भी आजाद हूं, मी टू, हम सब आजाद हैं। पहले ये तो देख लो कि बंधन कितने गहरे हैं। नीचे से लेके ऊपर तक बंधनों का एक पिंड मात्र हैं हम। उनकी बात नहीं करेंगे। और उनकी बात जो विज्ञान करता है उसको हम अपने जूते की ठोकर पर रखेंगे। किसको? अध्यात्म को। उसकी तो हम बात ही नहीं करना चाहते। तो हम बताएंगे साहब हमने तो शादी भी संविधान पर हाथ रख के करी थी। क्यों भाई? ईशावास्य उपनिषद से कोई दुश्मनी थी? और संविधान कहां प्रेम की बात करता है, बताना मुझे।
संविधान कहाँ कहता है कि दो लोगों को आपस में प्रेम से रहना चाहिए और सहृदयता होनी चाहिए, कंपैशन, करुणा कहाँ है संविधान में? बताओ। मातृत्व का क्या अर्थ है? पिता होना किसको कहते हैं? बताओ कहाँ लिखा है संविधान में? जहां लिखा है उनकी ओर न जाना पड़े, इसलिए तुम संविधान की झूठी आड़ ले रहे हो। यह है तुम्हारी हकीकत। तुम्हें संविधान से भी प्रेम नहीं है। अभी अगर संविधान के अनुच्छेद 1 के बाद 1 खोलकर रख दूं तो पता चलेगा कि संविधान की कितनी बातों का तुम सरेआम उल्लंघन करते हो। तो ऐसा नहीं कि तुम संविधान के बड़े प्रेमी हो, बात बस इतनी है कि संविधान की ओर जा रहे हो ताकि गीता की ओर न जाना पड़े, उपनिषदों की ओर न जाना पड़े। ये तुम्हारी आजादी है। इसी को तुम बोलते हो कि मैं तो बहुत आजादी में अपने चुनाव करता हूं। ये चुनाव कर रहे हो तुम। अध्यात्म नहीं कहता कि तुम बहुत सारी चीजें शरीर पर धारण करो। अध्यात्म तो कहता है तुमने ये जो शरीर भी धारण कर रखा है ना, इसमें ही बहुत सारे भ्रम हैं। तो ये तो भूल ही जाइए कि धर्म का काम है औरतों को जबरदस्ती सिंदूर पहनवाना। बिल्कुल भी नहीं। सिंदूर तो तुम किस चीज के ऊपर लगाते हो? शरीर के ऊपर। अध्यात्म तो कहता है, धर्म तो कहता है कि ये जो शरीर है ये भी तुमने व्यर्थ ही ओढ़ रखा है। लोगों को बड़ा भ्रम है। उन्हें लगता है कि धर्म का तो मतलब होता है शरीर को ढक कर रखो, शरीर के ऊपर वस्त्रों की एक परत और पहन लो। और वो सोचते हैं कि अगर हमने शरीर के ऊपर के वस्त्र उतार दिए तब हम लिबरल कहलाएंगे, और हमने शरीर के ऊपर के वस्त्र उतार दिए तो कितना मजा आएगा, देखो हम धर्म का उल्लंघन करेंगे। आहा। और जितने धार्मिक लोग हैं उनको हम फिर बड़ी चिकोटी काटेंगे, बड़ा मजा आएगा। उन्हीं के सामने हम अपने वस्त्र सारे उतार देंगे तो धार्मिक लोगों को बड़ा बुरा लगेगा। तुम पागल हो। तुम तो अधिक से अधिक यही कर सकते हो ना कि शरीर के ऊपर के वस्त्र उतार दो। अध्यात्म तो कहता है ये जो शरीर है ये भी एक वस्त्र मात्र है। जाओ पढ़ो गीता। तुम शरीर के ऊपर के क्या कपड़े उतार रहे हो? कभी तुम्हें होश होता किसी कृष्ण से मिलने का तो तुम्हें बताते कि शरीर खुद एक वस्त्र है। अरे उतार ही रही हो तो फिर इस वस्त्र को भी उतार ही दो ना। और शरीर के ऊपर के वस्त्र उतारना आसान होता है, कुछ नहीं करना है, बटन खोले उतार दिया। ये जो शरीर नाम का वस्त्र है इसको उतारने के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि इसको तुम ऐसे भी नहीं उतार सकते कि खाल नोच दी। खाल नोच दोगे तो उसके नीचे मांस हो, उसके नीचे हड्डी है, तुम क्या क्या उतारोगे? मूर्खतापूर्ण काम हो जाएगा। इसको उतारने के लिए मानसिक रूप से अपने ऊपर काम करना पड़ता है। बड़ा अनुशासन चाहिए, बड़ी ईमानदारी चाहिए। ना ईमानदारी है, ना अनुशासन है, ना होश है। तुम क्या किसी कृष्ण से जाकर के मिलोगे? मुक्ति तुमको देते हैं कोई कृष्ण, कोई अष्टावक्र, कोई कबीर, इनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तुम्हारे लिए मुक्ति बस इसी में निहित है कि हमने तुझी चूड़ियां उतार दी, हम मुक्त हो गए। और भीतर वाली हथकड़ियां कब उतारोगी? बाहर वाली चूड़ियां तो उतार दी, उनकी बात कौन करेगा? और मैं फिर कह रहा हूं, मुझे बाहर की चूड़ियां कोई पहने ना पहने इस बात से दो धेले का कोई मतलब नहीं है। जिसके भीतर हथकड़ियां बज रही हों उसने बाहर चूड़ियां पहनी या नहीं पहनी फर्क क्या पड़ता है? पर फर्क तब जरूर पड़ता है जब चूड़ियों का मुद्दा ही इसलिए उठाया जा रहा हो ताकि अंदर की हथकड़ियों की बात न करनी पड़े। जितना मेरा बस चलेगा थोड़ा बहुत, मैं तो बहुत जोर से बोलूंगा कि तुम बाहर की चूड़ी की नहीं, भीतर की हथकड़ी की बात करो। समझ में आ रही है बात?